बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने ख़त्म किया था। आज हम उदाहरण शुरू करेंगे। पहला उदाहरण है हमारा, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। हमको क्या क्वेश्चन दिया है कि कहता है कि जो 4 की पावर n है, इस तरह की संख्याओं पर हमें विचार करना है। और जहाँ पे जो n दिया है वो n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। n हमारा एक प्राकृत संख्या है। तो 4 की पावर n जैसी संख्याओं पर हमें विचार करना है और वो पूछ रहा है कि ये चेक करो, इस बात की जांच करो कि जो n है, क्या n का कोई ऐसा मान हो सकता है जिसको अगर यहाँ रखें तो ये जो पूरी संख्या है वो शून्य पर समाप्त हो। शून्य पर समाप्त होने का मतलब क्या है कि जैसे ये संख्या हमारी 420 है, ये शून्य पर समाप्त हो रही है। 5230 है, ये शून्य पर समाप्त हो रही है। 40 ये शून्य पर समाप्त हो रही है, मतलब अंतिम अंक शून्य आए। तो वो यही पूछ रहा है कि क्या ऐसा संभव है, n का कोई ऐसा मान हो सकता है जिसको अगर हम इसमें रख दें तो और फिर इसको सरल करें। मान लो n का मान 5 आ जाए, उदाहरण के लिए मानते हैं। तो 4 की पावर 5 हम अगर सोल्व करें तो जो उत्तर हमारा आए उसमें लास्ट वाला अंक शून्य हो। वो ये पूछ रहा है कि अंतिम अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है क्या ऐसा n का मान कोई हो सकता है या नहीं, ये हमें चेक करना है, इसकी हमें जांच करनी है। तो अब हम कैसे करेंगे, हमें एक बात पता है कि जो संख्याएं शून्य पर समाप्त होती हैं, जो संख्याएं शून्य पर समाप्त होती हैं वो 5 से ज़रूर भाग होती हैं, ये हमको पता है। तो हम लिखेंगे यदि किसी n के लिए संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से पूरी भाग अवश्य होगी। ये हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है तो वो 5 से ज़रूर भाग होगी। तो यदि किसी n के लिए संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से पूरी भाग अवश्य होगी। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, अतः 4 की n के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्या 5 जरूर होनी चाहिए। अब हमें ये भी पता है कि अगर 5 उसको भाग करेगी तो वो उसके अभाज्य गुणनखंडन में आएगी, क्योंकि जो संख्या
किसी को पूरा पूरा भाग कर देती है, वो उसका गुणनखंड बनती है। तो हमने लिखा अतः 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्या 5 जरूर होनी चाहिए, मतलब 5 अवश्य होगी उसके गुणनखंड में, तभी तो उसको भाग करेगी। और अगर हम इसको खोलें, ये जो 4 की पावर n है, अगर हम इसको खोल दें, एक्सपेंड कर दें, तो क्या आएगा, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर n को अगर हम खोलें तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, हमने 4 को लिख दिया 2 गुना 2। अब ये 2 गुना 2 क्या हो गया, 2 की घात 2 हो गया। और जब घात की घात होती है तो हमें पता है कि वो घात गुणा हो जाती है, तो 2 गुना n, तो ये हमारा आ गया 2 की घात 2n। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे एक बात पता चल रही है कि जो इसके 4 के पावर n के गुणनखंड आएंगे वो 2 की घात कुछ आएंगे। जैसे ये 2n घात है, 2 की घात n आएंगे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 बार बार रिपीट होगा। 2 की घात कुछ भी आए, n का मान हम कुछ भी रखें, ये जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं, मान लो n का मान हमने 3 रखा, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 की घात 2n हमारा बन जाएगा 2 की घात 2 गुणा 3, क्योंकि n का मान क्या है 3, तो 2 की घात 6 हो गया, मतलब 2 ही बार बार रिपीट होगा। 5 तो इसमें आने का चांस है ही नहीं, क्योंकि जो हमारा 4 की n हमने खोल के देखा तो वो आया 2 की घात 2 की n, तो इसमें 5 तो आने का चांस है ही नहीं। तो हम इससे पता चलता है कि ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। और फिर हमें पता है कि जो आधारभूत अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है वो क्या कहती है कि जो गुणनखंड हम किसी संख्या का करते हैं वो अद्वितीय होता है, मतलब इसका जो गुणनखंडन होगा वो यही होगा, इसके अलावा और कोई गुणनखंड इसका नहीं आ सकता। तो हम क्या लिखेंगे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से, आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से हम क्या सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 4 की घात n के गुणनखंडन में 2 के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। हमने क्या लिखा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से हम कह सकते हैं कि 4 की घात n के गुणनखंडन में 2 के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं हो सकता, मतलब 2 ही गुणनखंड में आएगा उसका, इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता। आधारभूत प्रमेय यही तो कहती है कि भाई जो किसी भी संख्या को, भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे तो वो जो होगा वो अद्वितीय होगा, उसके अलावा और कोई चांस नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसके गुणनखंड में 5 तो आने का चांस है ही नहीं, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये शून्य पर समाप्त हो, ऐसा संभव नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए n का
ऐसा कोई मान नहीं है, n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए चार की n अंक संख्या अंक शून्य पर समाप्त हो। तो हम लिख सकते हैं कि n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। उसने कहा था कि 4 की घात n जैसी संख्याओं पर विचार करो, और उसने पूछा था कि क्या n का ऐसा कोई मान हो सकता है जिसके लिए ये शून्य पर समाप्त हो। तो हमने कहा कि यदि किसी n के लिए संख्या 4n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से पूरी भाग होगी, है ना। अतः उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए, 5। फिर हमने खोल के देखा तो हमने देखा कि इसके गुणनखंड में तो बस 2 ही आ रहा है, इसके गुणनखंड में तो 2 ही आ रहा है। तो हमने लिख दिया कि आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से हम कह सकते हैं कि इसके गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं आ सकता। तो अतः ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। उदाहरण नंबर 2 है हमारा, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 का और 20 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो जब 6 का निकालेंगे हम तो सबसे पहले 2 पे जाएगा, फिर ये 3 पे जाएगा। फिर हम 20 का निकालेंगे, 20 पहले 2 से जाएगा, फिर दोबारा 2 से जाएगा और फिर 5 से जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंडन लिख लेंगे। 6 के गुणनखंडन क्या क्या है हमारे, 2 गुणा 3, और 20 के क्या आए हैं हमारे, 2 गुणा 5। अब इनको ये देखो 2 बार आया हुआ है, तो इसको हम घात के रूप में लिख देंगे। तो 2 की घात 2 गुणा क्या आ गया, 5। अब हम इसका HCF निकालेंगे। HCF निकालते समय हम क्या देखते हैं, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था कि जो गुणनखंड दोनों में आया हुआ है कॉमन है, मतलब देखो इसमें 2 इसमें भी आया हुआ है और इसमें भी आया हुआ है, ये 2 गुणनखंड इसमें भी आया हुआ है इसमें भी आया हुआ है, तो यही लेंगे कम घात के साथ। हमने उसमें देखा था कि जब हम HCF निकालते हैं तो हम ऐसा गुणनखंड देखते हैं जो दोनों में आया हुआ है। यहाँ पे 2 6 के में भी आया हुआ है, 20 में भी आया हुआ है, और फिर कम घात लेते हैं। यहाँ पे 6 में 2 की घात 1 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो हम 2 की घात 1 लेंगे। तो हमारा क्या आ गया, हमारा HCF आ गया 2। फिर हम LCM निकालेंगे। तो LCM में हम क्या देखते हैं, जो गुणनखंड दोनों में आए हुए हैं, जैसे यहाँ 2 आया हुआ है दोनों में, उसको हम लेते हैं बड़ी घात के साथ। तो बड़ी घात तो 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 ले लिया। और साथ में हमने ये भी देखा था कि जो कॉमन नहीं है गुणनखंड उनको भी हम लेते हैं। तो यहाँ पे 3 है, 20 में नहीं है, तो ये भी हम लेंगे 3, और यहाँ पे 5 है, 5 6 में नहीं है, तो ये भी लिया जाएगा। फिर इसको हम खोल देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो ये आ गया हमारा 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60। तो ये हमारा आंसर आ गया। HCF हमारा 2 आ गया और LCM हमारा 60 आ गया। उदाहरण नंबर 3 है हमारा, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और इनका LCM ज्ञात कीजिए। 96 और 404 का हमें अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF ज्ञात करना है, फिर इसका LCM ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 96 के गुणनखंडन करेंगे। 96 के हम गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले ये जाएगा 2 से, 2 चौके 8 2 अट्ठे 16, फिर दोबारा 2 पे जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा
और लास्ट में फिर किससे जाएगा, 3 से। इसी तरह हम 404 के गुणनखंडन निकाल लेंगे। पहले ये 2 से जाएगा और दोबारा भी 2 से जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंडन को लिख लेंगे। जो ये गुणनखंड आए हैं 96 के गुणनखंड क्या क्या आए हैं हमारे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखो ये 2 हमारा कितनी बार आया है, 5 बार आया है। 2 हमारा कितनी बार आया है, 5 बार। तो इसको हम 2 की घात 5 गुणा में 3 करके लिख देंगे। फिर हम 404 के गुणनखंडन लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 101। और इसको हम अगर बंद करके लिखेंगे तो 2 की घात 2 2 की घात 2 गुणा 101। ठीक है। अब हम इसका HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। तो HCF निकालते समय हम ऐसे गुणनखंड देखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो 2 देखो इसमें भी आया हुआ है, इसमें भी आया हुआ है, और कम पावर वाले लेते हैं तो 2 की घात 2 लेंगे। और ना तो 3 मैच कर रहा है ना 101, तो यही इसका उत्तर आएगा, 2 गुणा 2। इसका आ गया HCF 4। ठीक है। अब इसका LCM हम इसी विधि से निकालेंगे जो हमारा एक रूल हमने देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट में। हमने क्या देखा था, हम जानते हैं, हमने देखा था कि किसी दो संख्या का HCF और LCM की गुणा किसके बराबर होती है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। मतलब दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आता है वो किसके बराबर होता है, HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। तो HCF हमारा क्या है, HCF हमारा आया है देखो 4। LCM मुझे पता नहीं है, LCM मुझे निकालना है। पहली संख्या मेरी क्या है बताओ, पहली संख्या है हमारी 96 और दूसरी संख्या क्या है 404। तो ये 4 है जो इसके नीचे आ जाएगा। LCM हमारा क्या आ जाएगा, 96 गुना 404 बटे में 4। 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। तो इनकी गुना जब हम करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 96। ये हमारा LCM आ गया। तो हमने HCF निकाल दिया, LCM निकाल दिया। LCM ये रूल से निकाला है, जो रूल हमने देखा था कि दो संख्याओं की अगर HCF और LCM हमारे पास हो तो HCF और LCM का जो गुणा का उत्तर आता है वही दोनों संख्याओं की गुणा का आंसर आता है। उदाहरण नंबर 4 है हमारा, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमारे पास 3 संख्याएं दी हैं, इन तीनों संख्याओं का हमको क्या निकालना है, HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंडन निकालेंगे। छः के हमारे गुणनखंडन क्या क्या होंगे, पहले हम 2 से करेंगे इसको, फिर 3 से जाएगा। फिर हम 72 के गुणनखंडन निकालेंगे। 2 तिया 6, 2 छके 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निमे 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ये इसके आगे गुणनखंडन। और इसी तरह हम 120 के भी गुणनखंडन निकाल लेंगे। ठीक है। 2 छके 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15। ये हमने निकाल लिया गुणनखंडन। अब हम क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे, सबके गुणनखंडन लिख लेंगे। 6 के गुणनखंडन क्या क्या है हमारे, 2 गुणा 3। 72 के क्या क्या आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इनको समेट के लिख दो। अगर हम इसको समेट के लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 कितनी बार आया, 3 बार। तो 2 की घात क्या लिख सकते हैं, 3। और 3 कितनी बार आया, 2 बार। तो 3 को पावर लिख सकते हैं 2। फिर हम 120 के लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इसको भी समेट के लिख दो। 2 कितनी बार आया, 2 बार 3 बार आया है, 3 गुणा में 5। ठीक है। अब हम इसका HCF निकालेंगे। तो HCF निकालते समय हम क्या देखते हैं, हमने देखा था कि जो गुणनखंड मैच कर रहे हैं। तो देखो 2 इसमें भी आया हुआ है, इसमें भी आया हुआ है, इसमें भी आया, और कम पावर सबसे कम किस में है, इसमें है।
2 की पावर 1 इसमें है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ भी 2 की पावर 3 है, तो हम 2 की पावर 1 लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं, एक हमारा देखो 2 मैच कर रहा है, एक हमारा 3 भी मैच कर रहा है, 3 भी मैच कर रहा है, 3 इसमें भी आया हुआ है, 6 में भी आया हुआ है, इसमें भी आया हुआ है, और सबसे कम घात 1 है, इसमें है, 1 इसमें है, 1 इसमें है, इसमें 2 है, तो 1 लेंगे हम, 3 की घात 1 लेंगे। और हमारा इसके अलावा और कुछ, एक 5 और हमारा कोई मैच नहीं कर रहा, 5 हमारा मैच नहीं कर रहा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 गुना 3, ये हमारा HCF आ गया। अब जब हम LCM निकालेंगे तो LCM में हम क्या देखते हैं, LCM में हम जो गुणनखंड मैच कर रहे हैं उनको बड़ी घात के साथ लेते हैं। तो देखो 2 आया हुआ है, 2 हमने लिख लिया। अब घात देखो, 2 की घात 6 में 1 है, यहाँ पे 2 की घात 3 है, 72 में 2 की घात कितनी है, 3 है, और 120 में 2 की घात 3 है, तो मतलब 3 बड़ी होगी ना, तो हम 2 की घात 3 लेंगे, 2 की घात 3 लेंगे। अच्छा, फिर 3 भी तीनों में आया हुआ है, तीन में आया हुआ है दोनों में, तो 3 इसकी, इस 6 में 3 की घात 1 है, यहाँ पे 3 की घात 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 की घात 2 ज़्यादा है, तो 3 की घात 2 ले लेंगे। ठीक है। और 5 देखो, 5 मैच नहीं कर रहा, 5 मैच नहीं कर रहा, लेकिन 5 हमको लेना है, ये हमने देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट में। अब इसको खोल दो और इनकी गुणा कर दो, 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, और 3 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, और इनकी गुणा करके हमारे पास उत्तर आएगा 360। ये हमारा आंसर आ गया।